हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कि जनसंचार के माध्यम कौन कौन है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे ये कि हम सभी जानते हैं कि जनसंचार का माध्यम है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास देश दुनिया की सारी खबरें का ज्ञान होना। तो किस प्रकार से हम इसे, अब जैसे कोई गांव में है लोग, तो उनके पास तो सारे चीज़ नहीं आ सकते हैं और उनके सारे चीज़ें, उनके सारे माध्यम भी नहीं बन सकते, मतलब जा सकते हैं। लेकिन अब इतनी सुविधाएं हो गई हैं कि हर जगह हर चीज़ आती है। जैसे रेडियो के द्वारा भी हम सारे समाचार को सुन सकते हैं और इसमें इंटरनेट के माध्यम से भी, रेडियो के माध्यम से भी। तो अब ये इतना बढ़ गया है इंटरनेट कि किसी भी प्रकार की कोई असुविधा लोगों को नहीं आ सकती। अब इन सब में बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। जैसे अखबार को हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, पढ़ करके उसके सारे समाचारों को, देश विदेश की सारी खबरों को हम जान सकते हैं। और रेडियो आता है, तो रेडियो जो है वो श्रव्य माध्यम है, वो उसे हम खाली सुन सकते हैं, उसमें हम किसी को भी व्यक्ति को देख नहीं सकते। तीसरा आता है अब टीवी और इंटरनेट है। टीवी और इंटरनेट सभी जानते हो, हम दूरदर्शन के जरिए हम बहुत सभी चीज़ों को देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, और इंटरनेट के जरिए भी हम सभी चीज़ों को देख भी सकते हैं। यहाँ तक कि इंटरनेट के जरिए हम देश विदेशों में रहने वाले अपने परिजनों से भी मिल सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं। उसमें क्या है कि पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और देखने की भी यह प्रक्रिया, तीनों प्रक्रिया टीवी में और इंटरनेट के माध्यम से हो सकती है। तो इसी से इसको प्रिंट, ये जो है, ये अखबार जो होता है वो शब्दों का माध्यम है और इसे प्रिंट मीडिया भी कहा जाता है। रेडियो व टीवी बोलते हुए शब्दों के माध्यम है, क्योंकि हम देखते हैं रेडियो में सिर्फ बोला जाता है, टीवी में भी बोलते हैं लेकिन उसे हम देख भी सकते हैं। अब आता है जनसंचार के उनकी जो विशेषताएं हैं। अब सबसे पहला आता है अखबार, क्योंकि सबसे पहले ये मुद्रण वाली टंकन व्यवस्था जो थी वो ही, उसी के माध्यम से हम सारी खबरों को जान पाते थे। तो ये अखबार जो है वो क्या चीज़ है, तो कहते हैं कि हमारे सामने जो भी संचार माध्यम है उनकी जहाँ अपनी अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, वहाँ उनके साथ यह भी जुड़ा है कि व्यक्ति की अपनी रुचि भी भिन्न होती है। सभी व्यक्तियों की रुचि अलग अलग होती है। कोई अखबार पढ़ना अधिक पसंद करता है तो कोई टीवी देखना। कोई अखबार पढ़ता भी है तो वो क्या करता है, उसकी सिर्फ मुख्य हेडिंग पढ़ लेता है, और कोई है जो उन समाचारों को बहुत ही ध्यान से पढ़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो अखबार जो है वो बहुत सारी उनमें जो है वो तरह तरह के लोगों की अपनी अपनी विचारधाराएं के अंतर्गत उसे पढ़ा और देखा जा सकता है, उनके शब्दों को। तो कौन सा माध्यम बहुत अच्छा है और कौन सा माध्यम कम अच्छा है, इसे कहना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी रुचि होती है। किन्हीं की रुचि अखबारों में ज़्यादा होती है, वो अखबार को विभिन्न रूपों में पढ़ते हैं, क्योंकि वो अखबार के माध्यम से ही सारे समाचार को जान लेते हैं। वास्तव में इनके जो रूप हैं और शैली, उसमें अंतर होते हुए भी ये परस्पर एक दूसरे के पूरक होते हैं। संक्षेप में कहा जा सकता है कि समाचार पत्र में समाचार पढ़कर उस पर सोचने से एक विशेष प्रकार की संतुष्टि प्राप्त होती है, जबकि टीवी पर समाचार घटना के चित्र सहित आते हैं जो जीवंत जैसा लगता है। जैसे हम किसी भी घटना को देखते हैं, घटनाक्रम को टीवी पर, और उसमें उसके विषय में बताया भी जाता है, तो वो चीज़ होता है कि वो हमें जीवंत लगता है, उनका आनंद अलग होता है।
यह आनंद जो होता है वो समाचार पत्र और इंटरनेट से नहीं प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक इंटरनेट का प्रश्न है, वह अंतर्राष्ट्रीय और सूचनाओं का विशाल माध्यम होता है, क्योंकि इनके माध्यम से हम पूरे संसार के जहाँ तक भी ये धरती है, जहाँ तक भी लोग रहते हैं, वहाँ तक के लोगों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से सभी माध्यम जो है वो हमारी अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, अतः उनकी उपयोगिता महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि इनका जो विस्तार है वो बराबर होता जा रहा है। कोई भी जो अखबार जो है वो अखबार आज भी जो इंटरनेट और दूरदर्शन होने के बावजूद भी अखबारों का महत्व कम नहीं हुआ है। दूसरा आता है अब प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया क्या है? ये जो है ये मुद्रित जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना है, क्योंकि जब छपाई का आविष्कार हुआ तो मुद्रण की शुरुआत चीन में हुई थी। पर आज जिस छापे खाने को हम देखते हैं, जहाँ पर कि अखबार छपते हैं, जिसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को है। इससे तो दुनिया की इस तस्वीर ही बदल गई। जैसे अब पहले लोग अपने तक में सीमित रहते थे, अब क्या हुआ, अखबारों के माध्यम से जहाँ हमें ये टंकन के माध्यम से हम देश विदेश की खबरों को जानने लगे। यूरोप में पुनर्जागरण काल में छापा खाना बहुत महत्वपूर्ण माना गया। भारत में पहला प्रेस जो था वो 1526 ईस्वी में गोवा में प्रारंभ हुआ, जिसे कौन चालू किया सबसे पहले? तो ईसाई मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए इसे खोला था, और तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफी बदलाव आ गया है। हम देखते हैं कि जिस तरह से समय आगे बढ़ता जा रहा है, समय के अनुसार वो जो उसकी जो तकनीकी विद्या है लोगों के अंदर, वो तकनीकी विद्या भी आती जा रही है और लोग अपने दिमाग से उसमें काफ़ी बदलाव लाते जा रहे हैं। और साथ ही साथ ये कम समय में कितना अधिक से अधिक इसकी जो भरपाई होनी चाहिए वो हो रही है। जैसे हम कोई भी काम को देखते हैं कि कोई भी काम होता है तो उसे सबसे पहले कम लोगों के द्वारा किया जाता है, और वो काम में शुरू में देर भी होती है, लेकिन बाद में जब जैसे जैसे वो काम में लोग दक्षता हासिल करते जाते हैं उस वैसे उस काम में तेजी आती जाती है, और लोगों के जो ये है उसमें लोग अपना विकास भी करते हैं। तो इससे प्रिंट मीडिया के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? समाचार पत्र, पत्रिकाएं तथा पुस्तकें। जो भी हम पुस्तकें पढ़ते हैं, अब जो टंकन माध्यम है, मुद्रण माध्यम है, उसमें तो हमारे बुक्स भी आते हैं, किताबें भी आती हैं। तुम जितने किताबें पढ़ते हो अभी, तो ये क्या है? ये मुद्रण माध्यम ही है। भले ही है जैसे पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं, तो विभिन्न पत्रिकाओं, और इसमें जब हम शब्दों के माध्यम से किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसकी जानकारी हमें होती है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही इसका महत्व है, क्योंकि इसके बिना हम विद्या हासिल नहीं कर सकते। जब तक हम किताब नहीं पढ़ते हैं तब तक हमें विद्या हासिल नहीं होती और हमें अक्षर ज्ञान नहीं होता। जैसे जब बच्चे शुरुआत में स्कूल जाते हैं, उनका नामांकन कराया जाता है विद्यालयों में, तो वो क्या होता है, उन्हें एक एक अक्षर बच्चों को सिखाया जाता है, और उसी एक एक अक्षर को मिला करके इतनी मोटी मोटी पुस्तकें भी बनाई जाती हैं। तो यह माध्यम जो है वो अस्थाई माध्यम है, और छपाई वर्षों से बनी हुई है, छपाई वर्षों से चली आ रही है, अतः इसका पठन भी सरल है और अपनी सुविधा के अनुसार हम पढ़ सकते हैं।
उस पर सोच सकते हैं। अगर कोई बात सहसा समझ में ना आया तो उसे हम दोबारा पढ़कर समझ सकते हैं। किताबों की ही भाषा देख लो, जब किताब पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है कहीं पर किसी को, तो उसमें क्या होता है कि उसे अगर समझ में नहीं आई तो फिर से हम दोबारा 3 बार 4 बार पढ़ते हैं। जब हम उसे अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो कहते हैं ना हम लोग कि बार बार पढ़ो। बार बार पढ़ने से वो चीज़ हमारे दिमाग में अटक जाता है, घुस जाता है। तो ये जो होता है मुद्रण माध्यम का जो एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हम उसे बार बार पढ़ सकते हैं। अब जैसे इसके ये में इंटरनेट है, चाहे टीवी है, इसमें मान लो हम कोई भी समाचार को या कोई भी चीज़ को हम देख रहे हैं, वो देख करके तो एक बार सीन में दिखाया और बोल भी दिया, तो लेकिन उसे हम बार बार नहीं देख सकते, बार बार नहीं पढ़ सकते, क्योंकि वो एक बार के बाद दोबारा नहीं दिखाई जाती है। बहुत कम ही चीज़ होती है जो बार बार दिखाई जाती है। जैसे कोई विज्ञापन होता है तो विज्ञापन को बार बार दिखाया जाता है, लेकिन यदि कोई सामाजिक जीवन क्रम है, घटनाक्रम है, तो उसे या देश के लिए कोई है तो उसे बार बार नहीं दिखाया जाता, वो एक बार दिखा करके बंद कर दिया जाता है। तो उसका पठन भी हम जो समाचार पत्र हैं, चाहे पुस्तकें हैं, हमारी जो मान लो कोर्स की ही पुस्तकें हैं, वो क्या है, वो उसे हम अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार उसका अध्ययन जब चाहे तब कर सकते हैं। उसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। अब इसको पढ़ने के लिए भी हम पहले भी बताए कि कुछ व्यक्ति जो हैं वो मात्र शीर्षक पढ़ लेते हैं, और कुछ हैं जो उन समाचारों को विशेष रुचि दे करके पढ़ते हैं। कुछ को संपादकीय अच्छा लगता है तो कुछ को फीचर में ही रुचि लेते हैं। ये साथ ही समाचार पत्र तथा पत्रिका को जब तक वो चाहे वो सुरक्षित रख सकते हैं। बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं जो कि हमें बाद में भी उसको काम आने वाली चीज़ होती है। जैसे मान लो बहुत सारा विज्ञापन होता है, विज्ञापन जैसे मान लो कोई नौकरी का विज्ञापन है, आज हमने उसे समाचार पत्र में देख लिया, लेकिन उसे हमें भरना है बाद में। उस विज्ञापन को हम उसका फिर हम जब निकालते हैं, उस समय मान लो फुर्सत नहीं है या समय नहीं है, तो हम कुछ दिनों के बाद भी उसे निकाल के देखते हैं कि अभी तो इसमें समय बचा हुआ है, चलो बाद में भर लेंगे। तो हम बाद में भी उसे निकाल करके पढ़ते हैं और बाद में भी उसका हम उपयोग लाते हैं। तो ये होता है इसमें लिखित भाषा का एक और विशेषता है कि इसमें लिखित भाषा का विस्तार होता है। तो उससे क्या होती है कि इसमें लिखित भाषा की सभी विशेषताएं इसमें समाहित हो जाती हैं। लिखित भाषा अनुशासनबद्ध भी होती है। अनुशासन, क्योंकि उसमें शब्दों का जो प्रयोग है वो बहुत ही सरल शब्दों में होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को समझ में आ जाए। कोई भी भाषा क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को समझने में दिक्कत हो, क्योंकि समाचार पत्र ऐसे पत्र होते हैं जिसे कम पढ़े लिखे लोग भी पढ़ते हैं और अधिक पढ़े लिखे लोग भी। तो यदि कठिन भाषा का प्रयोग होगा तो क्या होगा कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको ये भाषा समझ में नहीं आएगी। इसलिए हमेशा सरल शब्दों का ही प्रयोग करके ये जो समाचार पत्र ये सब होते हैं उनमें सरल शब्दों का ही प्रयोग होता है, जिससे कि हर व्यक्ति उसे सहजता से समझ सके। ठीक है, तो ये होता है प्रिंट मीडिया की विशेषताएं। तीसरी सबसे बड़ी विशेषता होती है, तीसरी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इसमें मनुष्य किसी बात को पढ़ करके चिंतन और मनन भी कर सकता है, उसका विश्लेषण भी कर सकता है। ये बहुत बड़ी इस चीज है कि मनुष्य को उसके विषय में चिंतन करने की और मनन करने की या फिर उसकी जो भी विश्लेषण करने की
उसको समय मिलती है बार बार पढ़ के, यदि एक बार समझ में ना आए तो उसे बार बार पढ़ करके उसका विश्लेषण किया जा सकता है। तो इस माध्यम से फीचर लेख भी आते हैं। और आज जो इतने अब विद्या का जो इतना बड़ा फैलाव हो चुका है, इस कारण से सभी लोग इसे समझ भी सकते हैं, इसकी महत्ता को समझते हैं। व्यक्ति जो होता है, हर कोई इसका लाभ नहीं उठा सकता। साथ ही उसमें तुरंत घटी घटनाओं का ब्यौरा भी नहीं आ सकता। घटना दोपहर को 12 बजे घटी, मान लो कोई घटना दोपहर को 12 बजे घटी, टीवी तो उसको सचित्र उसको 12-15 पर ही दिखा दिया, लेकिन समाचार पत्र में वह अगले दिन छपेंगे। कभी कभी समाचार जब अधिक बासी हो जाता है तो मात्र उसकी झलक ही देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है। तो इस तरह से मान लो कि टीवी पर कभी कभी ये जो होता है इसका ये भी हो सकता है कि बाद में हमें समाचार पत्र में बाद में उसे देखने को मिलती है। तो ये होती है तुम्हारी जो मुद्रित माध्यमों की विशेषताएं। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, अगले दिन और पढ़ेंगे।